Assalamualaikum students. I'm your teacher Laiba here. So I brought a kind of new concept of new culture, new kind of thinking in front of you. Like as I told you about the DNA. My previous lecture was totally about the DNA. तो मैंने आपको अपने पिछले lectures में वो सब कुछ DNA के ही बारे में बताया। तो डीएनए असल में कहते किसको है, आप लोगों को ये बात मालूम होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस लेक्चर में ये बात मालूम नहीं है तो आपको सिग्निफिकेंस, उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता नहीं होगा। तो क्लास, एक बात याद रखें कि डीएनए बेहद ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी तौर पे इस्तेमाल होने वाला ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र किया जाता है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। अगर आपको याद हो, रिप्रोडक्शन होती ही इसीलिए है ताकि आपकी जनरेशन आगे बढ़ सके। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का जिक्र भी ऐसे हुआ है कि जनरेशन टू जनरेशन जो ज़्यादातर फैली जाने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन वाला ऑर्गेनिज्म इस टाइम चींटियों के बाद इंसान जा रहा है। पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहूँगी। क्लास, हम लोगों का डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है। इंसान मल्टीपल ऑफ 2 की तरह बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है? पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सामने आ सकती हैं। एग्जाम्पल दूंगी, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट से ताल्लुक़ रखती है, वो है कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब मैं आपसे ये बात करूँगी कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। वजह एक है कि आपका बर्थ रेट आप लोगों के आसपास की डेथ रेट से ज़्यादा है। यानी जिंदा रहने वाले पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, इंसान पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही इसी वजह से होती है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे रोल प्ले कर रही है। आजकल की ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से डायरेक्ट इफेक्ट है। जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना ज़्यादा कचरा भी होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन माहौल से कम होगी। एक इंसान एक तरह से सारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कचरा बाहर फेंकता है। तो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन इजाफे की तरफ चली जा रही है। तो क्लास, आज मैं आपको पॉपुलेशन के हवाले से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि आपकी पॉपुलेशन आप पे डिपेंडेंट है। अगर रेट ऑफ बर्थ रेट ज़्यादा हो गया और रेट ऑफ डेथ रेट और कम होता गया तो आपके पास सबसे पहले ज़मीन ही नहीं बचेगी। यानी कि ज़मीन पे खड़ा होना ही पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि इंसान को चलने के लिए एक अच्छी ताज़ातर हवा चाहिए होती है। जैसा कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने का हक बनता है, आप सुबह 100 कदम ज़रूर चला करें। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो रहने की रिहायशी इलाका, इस दुनिया में रिहायशी इलाके ज़्यादा हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगी, धुआं भी ज़्यादा होगा जो इफ़ेक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में।
तो क्लास मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया। ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है? ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा होगी तो अगर आप खुश्क इलाके या रेगिस्तान में भी बैठे हैं तो आप तक समुद्री पानी की बड़ी लहर आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग असल में इंडस्ट्रियों से निकलने वाला वो धुआं है जो आपको बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। पॉपुलेशन जैसे ही ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका के बड़े बड़े ग्लेशियर्स को पिघलाएगा और सी लेवल इंक्रीज होगा और समंदर दुनिया की तरफ आ जाएगा। ये एक क़यामत की निशानी भी है, लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेंगे तो याद रखें कि दुनिया में क़यामत आना दूर नहीं। इसके अलावा अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें खुराक भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी। और खुराक का ज़्यादा होना किस तरीके से हो सकता है? एक दरख्त या एक बड़ा दरख्त आपको खुराक तो पूरे साल नहीं देता, लेकिन वो आपको खुराक दे तो देता है जो उन लोगों के लिए जो दुनिया में रहते हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो खुराक को पूरा करने का वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गए पॉपुलेशन तक। आपको आखिरी चैप्टर में मैं ये पॉपुलेशन, कम्युनिटी और ये सब फैक्टर्स भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। तो क्लास थोड़ा सा डीएनए को भी डिस्कस हम सब लोग कर लेते हैं। डीएनए बेस सीक्वेंस डीएनए के बगैर अनइक्वल है। बेस सीक्वेंस का पढ़ना लाजमी है। डीएनए हम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड आपके पास डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में वैसे तो 3 बेसिक पार्टिकल्स है। नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप, और ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए 100% आपका डीएनए मौजूद किधर होता है। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में ज़रूरी ये बात बताई थी कि ये एक बड़ा सेल है हुलिया के ऊपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर लोकस होता है और लोकस के पास जीन्स मौजूद होते हैं। ये सारा डीएनए है। तो क्लास आपने सेल को देखा होगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर लोकस होते हैं और लोकस के ऊपर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक सारी मालूमात अच्छे तरीके से पहुंचा देना। क्लास ये थ्योरीज ये सब 100% इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक सेल डिवीजन, एक ज़ाइगोट के अंदर डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे तरीके से देखा गया है। इसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली स्टडी किया गया है कि ब्लड के अंदर क्या कुछ पाया जाता है। तो क्लास सेल के कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो मौजूद होते हैं जिसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है। तो क्लास आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि डीएनए आपकी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है और आप एक डीएनए से आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। क्लास में ये अपना प्रीवियस लेक्चर एक बार दोबारा से अपना ये वाला लेक्चर देने से पहले रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर ही मालूम ना हुआ तो आप किस तरीके से ये वाला जब टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो क्लास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके फादर से आप
कि मदर की इंफॉर्मेशन, आपके फादर की इंफॉर्मेशन आप तक इसी तरीके से आई है। अक्सर आपकी कुछ आदतें भी आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे कि मुझे मीठा खाना बेहद ज़्यादा पसंद है और मेरे वालिद को मीठा खाना बेहद ज़्यादा पसंद है। तो वजह ये है कि अक्सर इंसान अपनी आदतें भी ब्लड के रिलेशन से लेता है। इसी तरह हमारे ख़ानदान में सब लोगों को मुर्गियाँ पालने का शौक़ है। तो यही आदत हम में भी आई है कि हम लोग भी मुर्गियों की तरफ अट्रैक्टेड है। क्लास, आप लोग भी अपने बारे में ये सोचें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आपके पेरेंट्स से मिलती हो। इसी तरीके से फेस कलर, आई कलर, इसी तरह से फेस कलर, आई कलर और हेयर कलर, ये सब कुछ आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मैच होता हुआ नज़र आता है और वो है आपके पेरेंट्स। क्लास ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको बार बार डीएनए का जिक्र कर रही हूँ। अगर डीएनए या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती नहीं तो आपकी शक्ल आपके पेरेंट्स से मुनफरिद होती ही नहीं। तो क्लास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ताकि आपकी जो आगे फ्यूचर जनरेशन या आपकी फ्यूचर औलाद आएगी वो आपकी शक्ल से हूबहू मैच ना करे। अगर ये होता तो दुनिया के सारे जानवर, सारे इंसान एक जैसे ही होते। और हमारे फोरफादर्स ये साइंस कहती है कि वो बंदर होया करते थे और हम बंदरों की जनरेशन से निकले हैं और हम एक इंसान वजूद में आए। तो क्लास, ये बात आपको ज़रूरी जानना चाहिए कि हमारे अंदर डीएनए नाम की एक चीज़ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है वो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है। तो क्लास, मैंने आपको अपने इस लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर का होना बेहद ज़्यादा लाजमी है। इसके अलावा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन बेस भी मौजूद होती है। नाइट्रोजन बेस का अपना एक स्पेसिफिक काम है। इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन भी मौजूद होते हैं। तो क्लास, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन एक तरह के बेस पेयर्स बनाते हैं। तो क्लास, ये सब नाइट्रोजन बेसिस की 4 फॉर्म्स हैं। एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन हमारे बॉडी के अंदर बेस पेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड बना के एक तरीके से बॉन्ड पेयर बनाते हैं। इस तरह से गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के एक पेयर बनाते हैं। तो क्लास, आपको इस लेक्चर में ये बात कंफर्म तो हो गई होगी कि ये बेस पेयर्स बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है। इसके अलावा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक तरह से एक ऊपर की तरफ मूव करता है और दूसरा नीचे की तरफ मूव करता है। ये इस टाइप की मूवमेंट होती है जो एक डीएनए अच्छे तरीके से मूव कर रहा होता है। ये वाला स्ट्रिप ऊपर की तरफ और ये वाला स्ट्रिप नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो क्लास, अभी हम सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो क्लास, अभी हम अपना ही लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस। Two strands of DNA double helix are complementary to each other. If sequence of base in one strand is known in the sequence of base
in other stranded will be automatically known due to the specific base pairing. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कॉम्प्लीमेशन के बारे में बताया है दैट डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इफ सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्टैंडर्ड इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द अदर स्टैंडर्ड विल ऑटोमेटिकली नोन ड्यू टू द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग. इसके अंदर बेस पेयरिंग के बारे में ये बात बताई है कि जो सीक्वेंस होते हैं बेस पेयर्स के वो ऑटोमेटिकली एक तरह के बेस पेयर्स बना देते हैं. जैसे कि यहाँ पे बेस पेयरिंग्स के बारे में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसको हम बेस पेयरिंग्स के नाम से मशहूर रखा हुआ है. The sequence of base in the other hand will automatically known due to the specific base pairing. तो इनका एक स्पेसिफिक मैनर है जिनको बेस पेयरिंग के ज़रिए हम समझ सकते हैं. यानी कि जैसे कि मैंने आपको एडेनिन और गुवानिन और साइटोसिन और थायमिन का बताया कि साइटोसिन और गुवानिन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं. ट्रिपल बॉन्ड बनाने का ये प्रोसेस इधर भी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड तो बना रहे हैं लेकिन वो एक तरह से बेस पेयर्स में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए रिवॉल्व यानी चलने का मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं. If the sequence of base in one strand is known as the sequence of base in the other strand will be automatically known due to specific base pairings. इसके अंदर ये बात बताई गई है कि एक बेस पेयर का अपना एक सीक्वेंस होता है जो वो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में डाल देता है. यानी कि बेस पेयर्स का अपना एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीक्वेंस है जो वो बरकरार रखे हुए हैं. This validity of two standards, the double helix makes the DNA unique molecule the best suited to store, copy and transmit the genetic information from one generation to another generation. जनरेशन टू जनरेशन यही कॉपीज़ एक तरीके से ट्रांसमिट की जाती हैं. डीएनए एक तरह से रेप्लिकेट होता है. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में इसके बाद वाले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी. डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए के ही कुछ और रीएप्लिकेशंस हो जाती हैं कि ये डीएनए अपने डॉटर्स को प्रवेश में लेके आता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें ये बात बताई है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग एल्स बट द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन अ लीनियर ऑर्डर. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके अंदर ये बात बताया है कि इसके अंदर जब ट्रांसफ़र हो रही है यानी कि एक पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन एक इन्फॉर्मेशन ही चलती आएगी. वो इन्फॉर्मेशन अगर आइज़ के ऊपर है तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है. यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं. बेबी ने आई का कलर अपनी मैटरनल जीन से लिया और ये पैटर्नल जीन्स यानी फादर साइड से अपने हेयर लिया. यानी अपने बालों का रंग इसने अपने वालिद से उठाया और अपने आँखों का रंग इसने अपनी वालदा से उठाया. तो आगे जाके ये जब अपनी जनरेशन बनाएगा तो ये देखा जाएगा कि इसकी भी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी. यानी कि अगर हो सकता है इनकी ट्रांसक्रिप्शन में जो बेबी बनेगा उसकी आँखें अपने फादर से जाएं और उसके बाद अपनी मदर से जाएं तो उस बेबी की ये ट्रांसक्रिप्शन निकलती है कि इसकी आँखें अपनी नानी से भी मिलती हैं क्योंकि इस बेबी ने अपनी आइज़ अपनी वालदा से उठाई थी. तो फादर की आइज़ अगर बेबी के पर जाती हैं तो वो उसकी आइज़ अपनी नानी से भी मिलती हैं. तो क्लास अगर ये डॉटर सेल है तो इसके अंदर असूलन हम तो मेल के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करते लेकिन हम यहाँ पे मेल के साथ कंपैरिजन फीमेल के साथ ही कहते हैं. Base sequence of DNA in a linear order or the sorts of code and biological information. हर तरह की कोड और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक तरह से
स्टोर होती है बेस सीक्वेंस के ज़रिए। बेस सीक्वेंस के ज़रिए आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर होने का अपना एक स्पेसिफिक अपना पैटर्न है जो हर 24 घंटे एक्टिविज्म में आया रहता है। बेस सीक्वेंस एक लीनियर ऑर्डर की तरह से अरेंज होते हैं। ऑल sorts of code and biological information is stored in form of base sequence। ये बताया है कि सारे कोड्स और सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस एक तरीके से बेस सीक्वेंस के साथ ही स्टोर हुए हुए हैं, यानी कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ ही स्टोर हुई होती है। याद रखिए, आपके अंदर जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आई है वो आपके पेरेंट्स से आई है। याद रखिए कि आपके ब्लड में जो ब्लड ग्रुप है अक्सर आपके वालिद का होता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम अगर आपकी वालदा के जीन्स आपके वालिद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपकी वालदा का भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप भी इसी तरीके से बनता है। आपकी आँखों का रंग भी इसी तरीके से ही बनता है। आपके बालों का रंग भी इसी तरीके से ही बनता है। इसी तरीके से आपका रंगत यानी स्किन कलर भी आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स की एलील के साथ ट्रांसक्रिप्शन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। फिर जाके जेनेटिक कोड एक जाइगोट में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर जाके ये पता लगता है कि फ्यूचर जनरेशन जो होने वाली है वो बेबी की शक्ल किससे गई है, उसकी रंग रूप किस पे गया है, उसका एक एक चीज़ किस पे गया है। तो क्लास इसमें एक और बात बताई हुई है, जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग ऑफ बेस सीक्वेंस। इसमें ये बात बताई है जीन्स हमारी डीएनए का पार्ट होती हैं जो बेस सीक्वेंस की तरह से अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं। चेंज इन बेस सीक्वेंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। बेस सीक्वेंस के अंदर चेंज को हम पॉइंट ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ म्यूटेशन हम लोग एक बेसिक बेस सीक्वेंस को कहते हैं। ड्यू टू म्यूटेटेड जीन्स डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ फ्रॉम द पेरेंटल जीन्स। ये म्यूटेशन इसलिए होती है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का अमल जारी होता है तो आप लोगों की बॉडी के अंदर डिफ्रेंसिएशन लाने के लिए CTT एंड CAT सिस्टम यानी कि एक पेरेंट का सेल और एक पेरेंटल सेल और डॉटर सेल एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए तो एक सिस्टम आता है। पॉइंट ऑफ म्यूटेशन के बारे में आपको मालूम तो होगा। पॉइंट ऑफ म्यूटेशन भी इसी तरीके की से ही चलती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन CTT साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन ये एक पॉइंट ऑफ म्यूटेशन है कि डॉटर सेल और पेरेंटल सेल एक दूसरे के साथ मिक्स अप ना हो जाए। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और समझ से थोड़ी सी बाहर है। तो क्लास आप लोग जब भी जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखें कि आपको DNA का स्ट्रक्चर 100% पता होना चाहिए। उसके पास बेस पेयर्स किस तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के पेयर्स का भी पता होना चाहिए। आपको DNA का काम क्या होता है और जेनेटिक मटेरियल किस जगह पे मौजूद होते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे के चैप्टर में इसी चैप्टर में मैं आपको DNA की रीएप्लिकेशन से दिखाऊंगी। DNA रीएप्लिकेशन और RNA के बारे में भी बताऊंगी। DNA और एक तरह का प्रोटीन होता है ये बात भी
आप लोग अपने दिमाग से ना निकालिएगा। डीएनए के बगैर अगर एक इंसानी पूरी स्पीशी में डीएनए मौजूद ना हो तो याद रखिएगा कि आप लोगों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। मेरी शक्ल के 100 ऑर्गेनिज्म या हज़ारों ऑर्गेनिज्म या सारी दुनिया की हर ऑर्गेनिज्म एक ही शक्ल का पाया जाता। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वेरिएशंस, चेंजेस और एवोल्यूशन लेके आती है। एवोल्यूशन इस तरीके से आता है कि डीएनए का अगर थोड़ा सा भी कोड बदल जाए तो सारी जनरेशन पे असर हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा कदावर और ताकतवर थे, इसी तरीके से आजकल के इंसान ऐसे नहीं हैं। उनका कद जो आजकल के हिसाब से नॉर्मल कहलाता है, पुराने ज़माने के लिहाज से बहुत छोटा है। पुराने ज़माने में लोग 70-70, 80-80 फुट के होया करते थे, जो एक ऊँट को एक निवाले में खा लिया करते थे। तो सोचें एक इंसान कितना लंबा था और उसका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा हो गया। ये नेचुरल चेंजेस, एवोल्यूशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगनेस आती रहती है। आज का लेक्चर में मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस पढ़ा दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।